आज का जो एपिसोड है इसमें सर गंगानाथ झा छात्रावास के एक हमारे साथी, उनसे मुलाकात है, बातचीत है, कुछ इलाहाबाद की चर्चा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चर्चा होंगी। और वो जो हमारे साथी हैं वो जब फैज़ाबाद पहुँचे, अयोध्या पहुँचे, तो वो पढ़ने आए थे BA LLB, जॉब किया बैंक में और उसके बाद एक प्रख्यात प्रकांड ज्योतिष बन गए। तो इस सफ़र की भी चर्चा होगी। हॉस्टल की चुलबुली यादें, ज्योतिष की गंभीर चर्चा और इसके अलावा कुछ यादें होंगी विश्वविद्यालय की कुछ मित्रों की। नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में चर्चा है जो इलाहाबाद से शुरू होगी और अयोध्या फैजाबाद पर जाके आगे पहुंचेगी। हम लोग चर्चा करेंगे सर गंगानाथ झा छात्रावास की कुछ और यादों की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बातों की, और फिर एक ऐसे विषय की जिस पर सारी दुनिया घूमती है और कुछ कहते हैं विश्वास नहीं है, कुछ कहते हैं विश्वास है, लेकिन जानना सब चाहते हैं। जी हाँ, ज्योतिष के विषय में कह रहा हूं। और इस सब में आज की वार्ता में हमारे साथ हैं हम लोगों के हॉस्टल के बैचमेट, यूनिवर्सिटी के साथी, बैंक के क्षेत्र में अच्छा काम करने के बाद अयोध्या पहुंचकर अध्यात्म से जुड़ने वाले और ज्योतिष के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाने वाले हमारे मित्र सर गंगानाथ झा हॉस्टल के इनमेट रहे श्री अरुण सिंघल जी इस वार्तालाप में हम लोगों के साथ हैं। अरुण सिंघल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई अतुल। एक अरसे के बाद आज आपको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि 45 साल पुराने उस जहां में फिर से पहुंच रहे हैं जहां से जीवन का एक विशेष अध्याय शुरू हुआ था और उसी नींव पर आज सब कुछ टिका हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा अरुण जी आपने। और हम लोग शुरू करेंगे अपने हॉस्टल की बातचीत से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप सर गंगानाथ झा छात्रावास में इंटरमीडिएट पास करके आए, सन 78-79 की बात है, 78 का इंटर था हम लोगों का। यस। तो शुरू में हॉस्टल में आए तो कैसा आपको लगा? क्या अनुभव था हॉस्टल का, क्या अनुभव था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और इलाहाबाद शहर का? अतुल जी, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था। जब मैं छात्रावास पहुंचा था तो हमारे बड़े भाई भी वहां पर पहले से थे, तो मुझे कुछ भी नयापन सा वहां नहीं लग रहा था। और क्योंकि उनके बैच के मैक्सिमम सीनियर्स थे तो उनको इतना स्नेहिल उनका वो था कि मुझे कहीं से भी नयापन सा नहीं महसूस हो रहा था कि मैं घर छोड़कर किसी नए स्थान पर गया हूँ। और निश्चित तौर पे प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना अपने आप में एक गर्व की बात थी ही। तो जब आप वहां पर BA करने पहुंचे और फिर आपने LLB किया, तो शुरू में हॉस्टल पहुंचे तो आपने कहा सब अपने लग रहे थे। मैंने 74 नंबर से शुरू किया था। अच्छा। मैक्सिमम पीरियड अपना फोर्थ ब्लॉक में ही गुजारा। कौन कौन बैच में साथ थे और जो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी बातें आज भी हम लोग याद करके हंस लेते हैं, तो कुछ अपना ध्यान में आए बात तो बताइए। कह तो रहा हूँ, आपने ऐसी गुदगुदी और ऐसी यादों को छेड़ दिया है कि उसको हम क्रमबद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि अगर बताना और बोलना चाहें तो मतलब पूरा एक दिन क्या पूरा महीनों अगर बात करते रहेंगे उस पर तो गुदगुदाते भी रहेंगे और हंसते भी रहेंगे और मुस्कुराते भी रहेंगे। सबसे अच्छा मुझे अपने पूरे बैचमेट्स में लगा जितने लोग बाद तक मुझसे जुड़े रहे। इसमें हमारे नगेन शर्मा जी थे, वीरेंद्र कुमार सिंह जी थे, कनक सिंह गौतम थे, अजय प्रताप सिंह जी थे, अजय शंकर राय जी थे, आप थे, नारायण अग्रवाल थे, सुनील गोयल था क्योंकि अब नहीं रहा इस दुनिया में, बहुत ही प्रिय था हम लोगों का वो। और ऐसे ही सभी प्रेमी थे जिनसे आज भी अपना जुड़ाव
बना हुआ है, और उनसे बातचीत करते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इतने वर्षों बाद बात कर रहे हैं। क्योंकि उनसे बात करने से पहले ये सोचना ही नहीं होता है कि क्या बात करना है और कैसे बात करना है। बस बात शुरू होती है तो फिर शुरू हो जाती है। एक घटना बताऊं आपको। मैं सपत्नीक गया था हरिद्वार। उस समय नागेंद्र प्रताप सिंह जी वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट थे, जिसका कि मुझे आभास नहीं था। पर उसके पहले हम लोग एक सीनियर थे, वो आए थे और उन्होंने ऐसा जिक्र किया था कि नगेंद्र सिंह जी वहां पर हैं। तो जबकि उनका नंबर मेरे पास नहीं था, तो हमने कहा भाई, सिटी मजिस्ट्रेट ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कोतवाली जाकर पता किया जा सकता है। तो हम कोतवाली गए। वहां मैंने कहा भाई, यहाँ नगेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं। तो जो कोतवाल साहब थे उन्होंने कहा नगेंद्र प्रताप सिंह जी नहीं जी, एनपी सिंह साहब हैं। मैंने कहा क्या उनका नंबर दे सकते हैं आप? तो उन्होंने नंबर दिया और वहीं से बातचीत कराई। तो उस समय वो एक लोकेशन पर गए हुए थे, वहाँ स्ट्राइक चल रही थी, तो उसके बीच में गए हुए थे। तो उनके अर्दली ने बताया कि अभी साहब वहाँ व्यस्त हैं। मैंने जब वो आए तो उनको बता दिएगा, उनका फोन था। उस रात उन्होंने फोन नहीं किया टर्न बैक। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको रिंग किया, तो फिर वो वहीं पर एचएएल में स्ट्राइक चल रही थी उस समय, तो उसी में व्यस्त थे। तो उनके अग्रणी ने फिर कहा, मैंने कहा उनसे आए तो बता दीजिएगा कि अयोध्या से अरुण सिंघल जी आए थे और उन्होंने फोन किया था। मैं वहीं पर जयपुरिया धर्मशाला में रुका हुआ था पत्नी के साथ। इतने में रात में 1 बजे उनका मैनेजर दौड़ता हुआ आया मेरे पास में, और उसने कहा सिंघल जी आपका फोन आया हुआ है। अतुल जी, आप सोच सकते हैं रात में 1 बजे फोन आने का मतलब आदमी को थोड़ा भय होता है। मैंने कहा पता नहीं फैजाबाद से है, कहाँ से है, क्या है, कैसा है, इसलिए फोन आया है। खैर मैं गया डरते सहमते हुए, तो वहां पर नगेंद्र सिंह जी की आवाज सुनी। मैं कहा यार तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने भाई, मैंने कल भी बताया था आपके अर्दली को, और आज भी मैंने कहा था, और शायद मैं कल फोन नहीं करता आपको अगर आज आप फोन नहीं करते तो। उन्होंने कहा खैर ठीक, समय आराम करिए, रात में 1 बज रहा है, सुबह मैं आपको वहां से बुलवा लेता हूँ। उसके बाद सुबह ही उन्होंने 8 बजे अपनी गाड़ी और 2 अपने सिपाहियों को भेजा, जो कि मैं सामान के सब लादा उन्होंने, और हम लोगों को अपने घर पर। मैं उनको जयपुरिया वालों को पेमेंट भी करने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, कोई पेमेंट वेमेंट इसको नहीं करना है, इस साहब की तरफ से ये सब है। उसके बाद उनके घर गए और उनकी पत्नी ने, और उन्होंने जो सेवा और जो आवभगत की, अनफॉरगेटेबल। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज अफेक्शन एंड हिज वाइफ अफेक्शन। तो मैं उस समय 20-22 साल बाद मिला था, तो इतना प्रेम देखकर वाकई मैं आज भी उसको याद करता हूँ, तो एकदम मतलब लगता है कि हाँ, वह छात्रावास नहीं, एक परिवार। और अब थोड़ी सी एक आपको चुलबुली सी घटना भी बताऊं अतुल जी, छात्रावास के समय की। एक हमारे परम मित्र थे नारायण अग्रवाल जी। थोड़ी सी चुलबुली चुलबुलाहट नारायण अग्रवाल जी के नाम देखिए, आपको मुस्कुराहट चेहरे पर नारायण अग्रवाल के नाम से ही आ गई, तो निश्चित तौर पर उनकी जो बात होगी कुछ ना कुछ जरूर लोगों से अलहदा ढंग की होगी। तो हम लोग अक्सर निकलते थे नीचे, जब मेन गेट से जाते थे तो देखते थे अपने जहाँ वरांडा होता था वहां पर बाहर के बहुत से लोग अपनी साइकिल वगैरह ला के खड़ी करके, और यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का गेट जो था अपने हॉस्टल के बैक साइड से आसानी से यूनिवर्सिटी पहुंच सकते थे। तो लोग क्या करते थे, उधर मेन गेट से न जाकर अपने छात्रावास में साइकिल छोड़कर और उसके बाद अंदर से चले जाया करते थे। कई बार हम लोग ने मना भी किया लोगों को, पर लोग मानते नहीं थे। खैर फिर अब चलता रहा ऐसे ही। तो नारायण भाई हमारे वहां पर एक साइकिल नई लेके चले आए थे। तो उनके चाचा वहां श्री श्याम जी थे, तो वो अपनी साइकिल उन्हीं की घर से उठा लाए थे और वो चलाते थे। और उस साइकिल का टायर ट्यूब जो था वो गड़बड़ हो गया था। तो हम दोनों चाय पीने निकले हुए थे, नीचे एक नई साइकिल खड़ी देखकर आंखों ही आंखों में दोनों ने कुछ इशारा किया और हम लोग ऊपर चले गए। बात लगभग दोपहर की है अतुल भाई। फिर हम दोनों नीचे आए और उस साइकिल को कंधे पर आगे से उन्होंने रखा, पीछे मैंने, और सीढ़ियां चढ़ के हम लोग फर्स्ट, मतलब ऊपर 4th ब्लॉक ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पर, तो वो लेके गए। और नारायण भाई ने पता नहीं अपने किस अंदाज में, किस रिंच से क्या किया, 20 मिनट में उन्होंने इस साइकिल के टायर ट्यूब उस साइकिल में, उस साइकिल के टायर ट्यूब इस साइकिल में, और उसके बाद पुनः वही प्रक्रिया, उस साइकिल को नीचे लाके हम लोगों ने खड़ी कर दिया। और उसके बाद जो खुशी और जो वो अंदर हम लोगों के व्याप्त थी, फिर नारायण भाई से मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, टायर ट्यूब बदलवाए गए, कंधे पे रखकर ले गए हैं।
तो उन्होंने कटरा में ले जाकर फिर बेहतरीन सी लस्सी पिलाया था। उसके बाद से वो तृप्त हुए। तो ये सब घटनाएं याद आती हैं तो लगता है कि उस 17-18 साल की उम्र में जो कर दिया गया आज उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपने आज गुदगुदा हॉस्टल दिया। का याद करिए, कैसे शिवरात्रि मनाई जाती थी। यस यस। अरे शिवरात्रि का पूछिए मत, क्या अंदाज होता था। नेत्राम जी के यहाँ पर एक व्यवस्था थी कि वहां पर पूरी के साथ सब्जी वो फ्री देते थे। तो शिवरात्रि के दिन हम लोगों ने भी हाँ लोगों के साथ भांग खा लिया था। कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने जबरदस्ती भी खिला देते थे। तो उसके बाद वहां गए तो नेत्राम के यहाँ 4 पूरी के साथ सब्जी वो कई दफा दिया करते थे। तो जब हम लोगों ने 4-5 दफा सब्जी मंगा ली तो उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महोदय अब बस कीजिए, कुछ पूड़ियां और लिए तभी सब्जी मिल पाएगी वरना नहीं मिल पाएगी। तो अजीब अजीब से बहुत सारी यादें हैं। मैं बताया ना आपसे कि उन सबको एक पन्ने में समेट कर रख पाना बड़ा मुश्किल होगा, पर आज भी वो सभी याद आ आकर गुदगुदाती हैं। अरुण भाई, आपने हॉस्टल में छोड़ा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किया, और उस दौरान आपको याद होगी यूनिवर्सिटी रोड, जूबी की चाय की दुकान, बन मक्खन, कटरा, हनुमान जी के दर्शन। तो क्या रूटीन आप लोग रखते थे? भाई अब आपने पूछा है तो इसमें आज लगता है दिल खोल कर बात करने का एकदम मन कर रहा है। रूटीन में तो भाई ये होता था कि यूनिवर्सिटी हम लोग सिर्फ एक रूट नंबर 7 वहां नाम रखा गया था, जो कि हमारे नारायण भाई के द्वारा दिया गया था। हम लोग क्लास करने की बजाय उस रूट से ही अपना पूरी यूनिवर्सिटी का भ्रमण कर लेते थे, जिसमें कम से कम संस्कृत फैकल्टी और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जरूर आ जाता था, जहाँ की अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन हो जाते थे, जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाती थी। तो यूनिवर्सिटी क्लासेस करने की बजाय ज्यादातर हम लोगों ने रूट नंबर 7 की ही यात्रा ज्यादा की। और संडे की शाम अक्सर उसी साइकिल से, जिस साइकिल के टायर ट्यूब बदले गए थे, हम लोग अक्सर वहीं पैलेस में जाके पिक्चर देखते थे और शामियाना में छोले भटूरे खाकर लौटते थे। और शाम की कटरा की चाय और ये सब चीजें तो लक्ष्मी टाकेज, लुंगी पहन के चले जाना, पिक्चर देखना, तो सबकी बातों का मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता तुझे कि आज उसको आप सोचकर सिर्फ हंस और मुस्कुरा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, बीए एलएलबी किया, फिर आप बैंक के जॉब में चले गए, और ये बैंक करते करते, काम करते करते, ये ज्योतिष में कहाँ से पहुंच गए? तो जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। और मैं एक दो वार्ता में इसको पहले भी बता चुका हूँ। ज्योतिष का रुझान भी छात्रावास ने ही दिया। और छात्रावास ने जो दिया है वो इतना अच्छा। अमूल्य है कि मतलब वो धरोहर है हमारे पास में। हमारा पूरा जीवन भी हम उसके लिए कुछ भी कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। इतनी मजबूत नींव उसने दी है छात्रावास ने। पंडित गंगानाथ छात्रावास ने जो मजबूत नींव हमारे जीवन के अंदर पैदा की है, हम सदैव उसके लिए उनको शत नमन करते हैं, अपने सीनियर्स को, अपने साथ के लोगों को। और जो आपने ज्योतिष रुझान की बात बताई, इसमें विशेष योगदान या हमारे बैचमेट भी रहे हैं। और बैच के हमारे जैसे नारायण जी थे और नागेंद्र शर्मा जी थे, ये इसके विशेष कारक रहे हमारे ज्योतिष रुझान की तरफ, क्योंकि इन दोनों लोगों का अच्छा। सिलेक्शन पीसीएस में हो गया था और हमें बैंक में संतोष करना पड़ा। नहीं, दूसरा नाम फिर से बताइए, दूसरा नाम। नगेंद्र शर्मा जी और? नारायण अग्रवाल। अच्छा। जबकि सब लोग एक ही टेम्परामेंट के, एक ही तरीके के मेरिट के स्टूडेंट्स थे। ऐसा कुछ विशेष नहीं था कि हमें सिर्फ बैंक में संतोष करना पड़े और इन लोगों का पीछे सिलेक्शन हो जाए। और प्रयाग विश्वविद्यालय जाने का उस समय के लोगों का एक ही मात्र उद्देश्य होता था, आईएएस और पीसीएस के लिए ही सिर्फ सोचता था। तो मुझे बार बार ये उलझन होती थी कि मुझे क्यों इसमें ही कंटेंट करना पड़ा बैंक में। तो आप जानते हैं जब आदमी में जिज्ञासा होती है तभी वो कुछ ढूंढने, सोचने और करने की कोशिश करता है। तो हमने भी कई लोगों से मिले, कई ज्योतिषियों से मिले, उन्होंने तरह तरह की बातें बताई। तो मुझे लगा यार जब ये ऐसा बता कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम भी इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर एक जिज्ञासा और लगन उसने ऐसा बांधा कि फिर हमें लगा कि कुछ नहीं, सिर्फ सत्यता यही है, ज्योतिष आदमी करता जरूर, कर्म उसके हाथ में है पर फल उसके हाथ में नहीं है। अतुल भैया ये आप निश्चित जान लीजिए कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड एंड यू हैव टू ओनली एक्ट अकॉर्डिंगली।
तो ऐसा नहीं था कि हम लोग का ऑफिसर सिलेक्शन ना होता, हम लोग भी योग्यता रखते थे, पर क्योंकि हमारी नियति में ये निश्चित था कि हमें बैंक सेवा में जाना है, इसीलिए हमारा रुझान उधर हुआ और हम बैंक सेवा में गए। अच्छा, मैं ये इसी विषय को बढ़ाते हुए ये पूछूंगा आपसे कि भाई, मेरा मानना ये है, हालांकि दुनिया में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं ज्योतिष है ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ज्योतिष सिर्फ आस्था का विषय है, बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योतिष एक भरा पूरा विज्ञान है। और नेचुरली जब आप ज्योतिषी हैं, और हमारे आपका इस विषय में कई बार डिस्कशन भी हुआ है, तो हम और आप दोनों तो ये मानते हैं कि हाँ, ये विज्ञान है, लेकिन चूंकि आप इसको एक आपने अध्ययन किया है, इसमें समय दिया है, तो हमको ये बताइए कि मेरा मानना या मेरी समझ कहती है कि भाई, जोशी तो पैथोलॉजिस्ट है, उसने आपकी जन्म पत्री जन्म कुंडली देखी और बता दिया, अब उसके आगे के उपाय क्या ये बदल जाता है, इस सब विषय में आपका विश्वास, धारणा या अनुभव क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया अतुल जी। देखिए, सूरज पूरब से निकलता है, इसको हम माने या ना माने, तब भी ये एक ध्रुव सत्य है। ज्योतिष हमारे वेदों से उपजा हुआ है। हमारे वेद के जो 6 अंग हैं उसमें ज्योतिष छठा अंग है। ज्योतिष को हम नहीं मानते हैं तो ये हमारी कमी है, ज्योतिष शास्त्र की कमी नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिषी पैथोलॉजिस्ट होता है, ऐसा नहीं, ज्योतिष पैथोलॉजिस्ट भी है और उस विषय का डॉक्टर भी है। जैसे डॉक्टर चिकित्सक पैथोलॉजी टेस्ट करा के आपको बताता है कि साहब आपकी किडनी गड़बड़ है या आपके लिवर में स्वेलिंग है, फिर उसका ट्रीटमेंट बताता है आपको। ज्योतिषी आपकी कुंडली के द्वारा आपके परेशानियों को, बीमारियों को देखकर उन ग्रहों के उपाय बताता है। क्योंकि मंत्रों में अतुल जी इतनी शक्ति है, मंत्रों को आध्यात्म का दवाखाना कहा जाता है। अगर आप मंत्रों को सही ढंग से चैंट करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आगे आने वाले समय को, अपने ग्रहों को निश्चित तौर पे ठीक कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा उसमें कि आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे अगर हमें ये पता है कि बरसात होनी है तो वी कैन नॉट स्टॉप रेनिंग। व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दैट रेन। हम या तो छाता लगा लें या बरसाती का उपयोग कर लें। तो ज्योतिष के संबंध में जो ये उपाय हैं, मंत्र, रत्न और दान, ये जो उपाय हैं इसके, ये उसकी इंटेंसिटी, ग्रेविटी को निश्चित तौर पर कम करते हैं। और इसके मेरे पास कई उदाहरण हैं और प्रत्यक्ष उदाहरण हैं और बहुत अच्छे लोगों के उदाहरण हैं, जिसको मैं, आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये वार्तालाप है, इसमें समय की भी सीमा है, कि ज्योतिष से संबंधित कोई अनोखा अनूठा अनुभव हो आपका, इतना समय हो गया तो वो जरूर शेयर करिए। बहुत बढ़िया आपने बताया अतुल जी, वही मैं बताना चाहता था आपसे। और जिसने मुझे बहुत ही आत्मिक प्रसन्नता भी दी थी, वो प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक गोल्ड मेडलिस्ट आई की सर्जन हैं, डॉक्टर दीप्ति वर्मा जी। उनको आंखों में कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि वो स्वयं नेत्र चिकित्सक थी, तो उन्होंने अपना इलाज स्वयं किया। जब उससे कुछ नहीं लाभ मिला तो वो उन्होंने, हमारे नियरेस्ट लखनऊ पड़ता है, यहाँ के अच्छे चिकित्सक उपलब्ध हैं, वहां उन्होंने इलाज किया। और 6-8 महीने गुजरने के बाद भी उनको जब लाभ नहीं मिला तो शी केम टू मी एंड आते ही बोली, अरुण भैया, मेरी आंखों में बहुत दिक्कत है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने हंसते हुए कहा, भाभी आप तो आंखों की डॉक्टर हैं, हम लोग आपको आंखें दिखाते हैं और आप हमें आंखें दिखाने को कह रही हैं। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि नहीं भैया, हमने इसको 6 महीने 8 महीने हो गए इलाज करते हुए, मुझे कोई आराम नहीं मिला। अतुल जी, सूर्य नेत्रों के कष्ट का, रोग का कारक होता है। अगर सूर्य रोग स्थान पर बैठा हुआ है और उसकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर त्वचा संबंधी या नेत्र संबंधी दोष आपको उत्पन्न होगा। तो मैंने उनकी कुंडली देखी और इस सौभाग्य की बात भी है कि उनका वो समय जाने वाला था, लगभग 1 महीने का और समय बाकी था। उनका सूर्य का अंतर भी चल रहा था। मैंने कहा, भाभी आप 1 महीने बाद यू विल
परफेक्टली ऑल राइट। और ईश्वर ने हमारी वाणी सुना और उनको 1 महीने बाद एकदम चंगा कर दिया। एंड नाउ इस समय वो बिना हमसे पूछे हुए कुछ भी नहीं करती। तो मुझे इस बात पर गर्व होता है और एक इस पर विश्वास भी बढ़ा, क्योंकि देखिए चलिए, अभी हम लोग भी इसमें विद्यार्थी ही हैं, कोई भी इसमें मास्टर नहीं होता। इतना बड़ा शास्त्र है कि कोई इसमें मास्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक जीवन तो अपर्याप्त है इस शास्त्र को पढ़ पाने के। हाँ, पर कुछ ज्योतिषियों ने, देखिए ज्योतिष शास्त्र नहीं गड़बड़ है, ज्योतिषी गड़बड़ होते हैं। जैसे चिकित्सा शास्त्र गड़बड़ नहीं है, कुछ चिकित्सक अपने स्वार्थ और उसके लिए लोभ के कारण उस शास्त्र को गड़बड़ कर देते हैं। उसी तरीके से ज्योतिषी भी कुछ लोग अपने स्वार्थ और लोभ के कारण इस शास्त्र को मैला कर रहे हैं। तो ना ज्योतिष शास्त्र तो इतना बलवान है अतुल जी, इसके हम न सिर्फ मानव कल्याण बल्कि समाज का भी उत्थान विशेष रूप से कर सकते हैं। इतनी शक्ति और इतना ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है, और मैं तो समझता हूँ कि हर एक को इसके बेसिक्स को जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर। चलिए, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताई कि आंख के डॉक्टर ही आपको आंख के विषय में ही चर्चा यस, करने आ आई गए। गॉट शॉक्ड एंड ये सरप्राइज। तो मुझे ये एक मेमोरी बनी हुई है ये, और मैं इसको शेयर जरूर करता हूँ। अच्छा, ये बताओ आप कि जब जियंझा में हम लोग रहते थे जी। तो पन्नालाल चौकीदार थे, यस। लल्लू की कैंटीन थी, राइट। मुल्लन की मैस थी, मिलन की मैं। ढकेलू की मैस थी। जी 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 जी। तो इन सब चीजों से जुड़ा या कोई और हॉस्टल का कोई मजेदार आपको अनुभव हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अनुभव हो, कटरा चौराहे का हो, क्योंकि लोग रोज घूमने ही जाते थे, और फिर विश्वविद्यालय का हो, कुछ हो ऐसा कि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद शहर से जुड़े लोग भी कहें कि हाँ भाई ये बात बड़ी मजेदार थी और हमको भी कुछ याद आ रहा है। भाई मजेदार बातें तो इतनी थी कि मतलब सब कुछ उसको यादों को क्रम में डाल पाना बड़ा मुश्किल आपने वो कर दिया है। इतनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं वहां से, कि वहां जब मेला लगता था तो हम लोग किस तरीके से जाते थे कटरा में, और किस तरीके से अपना दाएं बाएं घूम के इस तरीके से सब करते थे। और लक्ष्मी टॉकीज तो लगता था अपने घर का ही टॉकीज है। और आपके जन्मदिन की वो बात याद है, जब आपने लक्ष्मी टॉकीज में जन्मदिन के समय हम सभी लोगों को दावत दिया था। आप समझ लीजिए हॉस्टल में दावत पाने का मतलब कितना बड़ी चीज होती थी, वरना वही मेस का भोजन और वही दाल रोटी और चावल। और मेस में वहां पर एक व्यवस्था ये होती थी, मेस महाराज जो होता था वो, क्योंकि एक जो मेस की व्यवस्था चलती थी, एक उसमें मैनेजर नियुक्त किया जाता था सभी लोगों के उससे। तो मेस महाराज के दिमाग में ये रहता था जो मैनेजर है वो मालिक है। तो इसमें मैं जिक्र करूंगा हमारे संजीव शुक्ला भाई का। तो संजीव शुक्ला जी हमारी मेस में थे, और उस समय मैं मेस मैनेजर भी था। तो वो गए तो संडे का समय था, तो उस दिन बड़ा बेहतरीन पकवान बनता संडे को, आपको सब याद ही होगा। तो उस दिन खीर वीर बनी हुई थी, तो उनको एक प्याली में ही खीर दी, और मेरे पास में वो जग में भर के खीर लेके खड़ा हुआ था कि बाबू और लिया, बाबू और लिया। तो संजीव जी ने बड़ा बुरा संभव बनाया, और उसके बाद चले गए। फिर मेरे रूम पर आके कहा भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना। मैंने भाई मैंने तो उससे नहीं कहा था कि यार हमारे लिए जग में लेके आओ, उनको वो दो। आपको बताना चाहिए था, आपको भी वो ऑर्डर देता। मैंने कहा एक प्रिविलेज तरीके से वो समझ रहा है कि भाई जो मैनेजर है ही इज द बॉस ऑफ द मैच, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं अरुण जी, कि जिनको समेट पाना और इतने कम समय में, समय की बाध्यता जहां हो वहां जिक्र कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो अरुण भाई, हम लोगों की ये आज की चर्चा ऐसे लगता है जैसे उस समय में हम लोग पहुंच गए हों। और मुझको तो जब आप नारायण अग्रवाल का किस्सा बता रहे थे, तो नारायण अग्रवाल तो एक धुरंधर थे, उनके जाने कितने किस्से हैं। हाँ, वही मैंने कहा जो सभी बच्चों दिवाली को पर बता पाना जो बड़ा मुश्किल जो होगा। लॉन में लॉन में पाइप रहता था, उसके अंदर ही वो दिवाली का बम डाल के चला देते थे। और हम लोगों के बैच का शैतान बच्चा था नारायण अग्रवाल। नो डाउट। आपको बता दूं वो और आज भी वैसे ही बरकरार है। वो आज भी वैसे ही बरकरार है। मतलब नारायण बैठे हो मजे, या उनके पीछे भी उनका नाम आए और मजेदार बात ना हो, ये हो नहीं सकता। डेफिनेटली डेफिनेटली। और हॉस्टल में हम लोगों के बैच में सीनियर जूनियर सब एक से एक ऐसे लोग थे कि वो
और यादें हैं, और आज हम लोगों ने उन यादों के बगीचे में एक चक्कर और लगाया है। अतुल और जी, ज्योतिष की भी बात हुई, अब क्योंकि समय की सीमा है, और हम लोग आगे भी फिर एक और एपिसोड कोई बनाएंगे जिसमें करेंगे चर्चा इस पर। तो आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और आपने समय निकाला, हम लोगों की चर्चा हुई, पुरानी बातें हुई, तो आपको भी मजा आया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और शायद जो लोग इस एपिसोड को सुनेंगे, देखेंगे, उनको भी आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच अतुल जी। आज मैं समझ लिया, लगता है आपने रात की नींद तो आज हॉस्टल में ही गुजरवा देंगे, हॉस्टल की यादों के बीच में ही। इतनी 45 साल हो गए जिन बातों को आज पुनः जीवंत होती दिखी, तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा शुरुआती प्रयास है जूम के माध्यम से दूर बैठे लोगों के, दो लोगों के बीच में संवाद करना। इसको हम आगे और भी बढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी में मैं और हमारे मित्र अरुण सिंघल जी दोनों इतने माहिर नहीं थे, तो उस समय साथ देने आती है अगली जनरेशन। तो इसकी जूम से सेटिंग करना, कनेक्ट करना, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, इस सब में विशेष योगदान दिया अरुण सिंघल जी की पुत्री बिटिया सलोनी ने। तो उसके सहयोग के लिए धन्यवाद और उसको शुभाशीर्वाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड में भी पिछले एपिसोड की तरह आपको कुछ अपने दिन दिखे होंगे, कुछ अपनी यादें दिखी होंगी। और अरुण सिंघल जी से जो ज्योतिष की बात हुई है, तो इसमें भी जो आपके विचार हैं, उसमें इनके विचारों को जान के, इनके अनुभव को जान के उसमें भी इजाफा हुआ होगा। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इलाहाबाद के जो लोग जुड़े हुए हैं कम से कम, और बाहर के भी लोग जिनकी रुचि स्टूडेंट डेज की मेमोरीज में है, उनसे ये शेयर करिए। आपके खुद के अनुभवों का, आपके कमेंट्स का और आपके सुझावों का स्वागत है हमेशा की तरह। एक चीज और कहूंगा कि अभी ये जूम के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से ये नया नया इस किस्म से इंटरेक्शन शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो, कहीं नेटवर्क की गड़बड़ हुई हो। तो उसके लिए मैं, अगर आपको कुछ लगता है कि कमी है, तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं, आगे उसको और बेहतर करेंगे। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।